नमस्कार। आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे राष्ट्र की कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो सदियों की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इतनी विशाल विविधताओं वाले देश को एक सूत्र में बांधने वाले संविधान का निर्माण। आज का हमारा पूरा फोकस इसी बात पर रहेगा कि क्या भारतीय संविधान केवल एक बिना सोचे समझे की गई नकल है या फिर ये एक बेहद व्यवहारिक और शानदार संश्लेषण का उत्कृष्ट उदाहरण है। अक्सर सुनने में आता है कि आलोचकों ने ऐतिहासिक रूप से इस दस्तावेज को उधार का थैला और भानुमति का कुनबा जैसे कड़े शब्दों से नवाजा है। ये आलोचना मुख्य रूप से उन शुद्धतावादियों की ओर से आई थी जो चाहते थे कि आज़ाद भारत का दस्तावेज पूरी तरह से स्वदेशी हो। उन्होंने इसकी मौलिकता पर हमेशा तीखे सवाल उठाए। और यहीं से सबसे दिलचस्प सवाल उठता है, क्या ये संस्थापक दस्तावेज वास्तव में विदेशी कानूनों की बस एक अंधी नकल है या फिर इसे स्थानीय परिस्थितियों के लिए जानबूझकर गढ़ा गया था? इस सच्चाई की तह तक जाने के लिए हमें सतह से थोड़ा नीचे देखना होगा और उन वास्तविक परिस्थितियों को समझना होगा जिनमें इसे तैयार किया गया। इस पूरी बात को समझने के लिए हम इस विश्लेषण को इन 5 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहले इसकी व्यावहारिक उत्पत्ति, फिर इसकी स्वदेशी जड़ों, वैश्विक प्रभावों, इसके वास्तुकारों और अंत में इसके अनूठे भारतीय संश्लेषण से गुजरते हुए इस पूरे विषय को समझेंगे। चलिए सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं, संविधान की व्यवहारिक उत्पत्ति। यहाँ ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि संविधान निर्माताओं का लक्ष्य कुछ एकदम नया या अनोखा बनाना नहीं था, बल्कि उनका पूरा ध्यान व्यवहारिकता पर था। संविधान सभा बहुत स्पष्ट थी। वो किसी ब्लैंक स्लेट पर शुरुआत नहीं कर रहे थे। उस समय देश विभाजन की त्रासदी और भारी उथल-पुथल से गुजर रहा था। ऐसे मुश्किल समय में पूर्ण मौलिकता के अहंकार से ऊपर उठकर स्थिरता और सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। देश को तुरंत काम करने वाली एक व्यवस्था चाहिए थी, इसलिए जानबूझकर मौजूदा ढांचे का ही आधार लिया गया। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर, जो है इसकी गहरी स्वदेशी नींव। विदेशों की ओर देखने से पहले इसकी सबसे गहरी नींव वास्तव में भारत के अपने विधायी और प्रशासनिक इतिहास में ही निहित थी। हैरानी की बात तो ये है कि लगभग 250 अनुच्छेद, जी हाँ, 250 अनुच्छेद सीधे तौर पर या फिर मामूली संशोधनों के साथ 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए थे। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक विशाल प्राथमिक खाका था। इससे पता चलता है कि किसी बिल्कुल नई और अपरिचित व्यवस्था का जोखिम उठाने के बजाय उसी व्यवस्था को अपनाया गया जिससे भारतीय पहले से परिचित थे। और इसका दार्शनिक आधार अचानक 1946 में हवा से नहीं टपका था। इसके पीछे दशकों के घरेलू संघर्ष थे। 1918 के कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन से लेकर 1928 की अहम नेहरू रिपोर्ट और 1931 के कराची अधिवेशन तक भारतीय नेताओं ने बहुत पहले से ही अपने लोकतांत्रिक आदर्शों को गढ़ना शुरू कर दिया था। अब इस विश्लेषण के तीसरे चरण की बात करते हैं, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना। दुनिया भर के बेहतरीन विचारों को इस ढांचे में बड़ी ही कुशलता से एकीकृत किया गया था। इस मोज़ेक जैसी तस्वीर को देखिए। संविधान निर्माताओं ने एक अभूतपूर्व वैश्विक रिसर्च की थी। भारत की जटिलताओं में वास्तव में काम कर सकने वाले तंत्र खोजने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर जापान तक विभिन्न महाद्वीपों के संविधानों को खंगाला गया। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली और रूल ऑफ लॉ सीधे यूनाइटेड किंगडम से लिए गए, क्योंकि भारतीयों को इसका काफी अनुभव था। वहीं कनाडा से एक सशक्त संघीय केंद्र की प्रेरणा ली गई ताकि विविधताओं से भरे भारत को टूटने से बचाया जा सके और उसे मजबूती से जोड़े रखा जा सके। इसके दार्शनिक तत्वों को भी बहुत सोच समझकर चुना गया। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अमेरिका से मूल अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन जैसी विशेषताएं ली गईं। दूसरी तरफ एक विकासशील राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से प्रेरित थे। इसके अलावा कुछ खास प्रिसिजन टूल्स भी चुने गए, जैसे जर्मनी के वीमार संविधान से आपातकालीन प्रावधान, क्योंकि निर्माता जानते थे कि एक युवा गणराज्य को गंभीर आंतरिक या बाह्य खतरों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक इसी तरह ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और दक्षिण अफ्रीका से संशोधन प्रक्रिया को भारतीय जरूरतों के हिसाब से चुना गया। चलिए अब चौथे हिस्से की ओर बढ़ते हैं। उन वास्तुकारों की बात करते हैं जिन्होंने इन विशाल वैश्विक विचारों को छाना और परखा, संविधान सभा की वो समितियां। ये कोई साधारण कार्य बिल्कुल नहीं था। पूरी प्रक्रिया 8 प्रमुख और 15 छोटी समितियों के माध्यम से आगे बढ़ी।
और इन सभी के प्रयासों को दिशा देने का मुख्य काम किया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के शानदार नेतृत्व वाली प्रारूप समिति ने। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत बने इस व्यापक ढांचे ने ये सुनिश्चित किया कि बाहर से ली गई कोई भी अवधारणा महज कॉपी पेस्ट न हो। हर एक विचार पर सभा में लंबी और तीखी बहसें हुईं। भारत की मिट्टी पर उनकी उपयुक्तता का कड़ाई से टेस्ट किया गया ताकि वे यहाँ फेल न हों। और यही कठोर परीक्षण हमें विश्लेषण के 5वें और अंतिम चरण की ओर ले जाता है, जहां विदेशी अवधारणाओं को एक अनूठे भारतीय संश्लेषण में बदल दिया गया। भले ही संविधान का कंकाल थोड़ा पश्चिमी प्रतीत होता हो, लेकिन इसकी आत्मा 100% भारतीय है। इसमें ग्राम पंचायतों जैसी प्राचीन व्यवस्थाओं और मद्य निषेध तथा कुटीर उद्योगों जैसे गांधीवादी आदर्शों को सीधे संविधान के पाठ में शामिल किया गया, ताकि यह देश की ग्रामीण वास्तविकताओं के साथ पूरी तरह से मेल खा सके। अगर इसे एक लाइन में समझा जाए तो संविधान निर्माताओं ने उन कुशल दर्जियों की तरह काम किया जिन्होंने दुनिया भर से बेहतरीन कपड़े तो लिए, लेकिन उन कपड़ों को एक ऐसी पोशाक में सिला जो भारतीय राजनीति के अनूठे आकार और संरचना पर एकदम फिट बैठती थी। उन्होंने विदेशी तंत्रों को आंख बंद करके नहीं अपनाया। डॉक्टर अंबेडकर ने इस पूरी बात का बहुत ही प्रभावशाली ढंग से सारांश दिया था। उनका कहना था कि ये दस्तावेज अत्यधिक व्यावहारिक है और यदि इस नए संविधान के अंतर्गत कुछ त्रुटियां होती हैं तो इसका कारण ये नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब है, बल्कि हमें ये कहना पड़ेगा कि मानव स्वभाव ही खराब है। यह इस बात का सटीक सार है कि कोई भी कानून तब तक काम नहीं करता जब तक उसे लागू करने वाले लोग सही न हों। अंत में विचार करने के लिए एक सम्मोहक प्रश्न रह जाता है। दुनिया भर से लिए गए लेकिन स्थानीय मिट्टी में गहराई से रचे बसे ये ऐतिहासिक अनुकूलन आज भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की रोजमर्रा की वास्तविकताओं को किस प्रकार दिशा दे रहे हैं। एक ऐसा दस्तावेज जिसे कभी उधार का थैला कहा गया था, आज 1 अरब से अधिक लोगों को एक साथ जोड़े हुए है। आज के इस विश्लेषक एपिसोड में बस इतना ही। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।